Good morning, students. Myself Yogesh Swami, lecturer at Bharatiya School, Shikar. Today I will teach you cultivation of flowers. After cultivation of vegetables, next topic is cultivation of flowers. Flower cultivation is very important for ornamental gardening. Ornamental gardening means any place, a decorative purpose for entertainment, या schooling garden, public garden. All gardens are very necessary for all flowers like rose, gladiolus. अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्नामेंटल गार्डन किसी भी फ्लावर के बिना पूरा नहीं हो सकता, प्लांट्स के बिना पूरा नहीं हो सकता। बहुत सारे फ्लावर्स प्लांट्स ऐसे हैं जो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग की, चाहे वो प्राइवेट गार्डन हो, चाहे वो पब्लिक गार्डन हो, या स्कूल गार्डन हो, या फिर हॉस्पिटल गार्डन हो, किसी भी गार्डन को बिना फ्लावर प्लांट्स के पूरा नहीं समझा जा सकता। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे 12th की, उसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल जो ब्यूटीनेस है या ब्यूटी जो है, उसको उसमें यूँ लिखा हुआ है, साइकोलॉजी के जो लोग हैं, मनोचिकित्सक जो हैं, उनका कि यदि कोई अपराधी एक बार प्राकृतिक सौंदर्य की प्रशंसा कर दे तो वो अपराधी नहीं रहता। यदि प्रकृति का जो प्रेम है उसकी यदि प्रशंसा कर दे तो वो अपराधी नहीं रहता, उसकी मनोदशा बदल जाती है। तो बच्चों, गार्डन जो है वो अपन गार्डनिंग जो है अलग अलग अपन कर सकते हैं। जैसे बिजनेस गार्डन है, तो बिजनेस गार्डन में तो अपन क्या करते हैं कि अपना पर्पज बिजनेस का होता है, अपन मैंगो कल्टीवेशन करते हैं, बनाना कल्टीवेशन करते हैं, या फिर ग्रेप्स या अदर एनी फ्रूट प्लांट कल्टीवेशन की जाती है, और उसका जो पर्पज अपना होता है बिजनेस करना होता है, फ्रूट प्लांट्स कल्टीवेशन करके उनको मार्केट के अंदर सेल करना होता है। या फिर अपन सेल नर्सरी बना सकते हैं, नर्सरी बनाएं, फ्लावर प्लांट्स, फ्रूट प्लांट और भी छाया वाले प्लांट हैं उनको यदि बेच सकते हैं, तो ये भी एक बिजनेस पर्पज हो गया। ऑर्नामेंटल गार्डन का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लेस के ऊपर गार्डनिंग का पर्पज होता है केवल एंटरटेनमेंट, वहाँ लोग आए बैठे, उनको मानसिक शांति मिले, उनका साइकोलॉजी चेंज हो, इस प्रकार के पर्पज से जो गार्डनिंग की जाती है उसको बोलते हैं ऑर्नामेंटल गार्डन, या हिंदी में उनको कहा जाता है अलंकृत उद्यान। अब बच्चों, ऑर्नामेंटल गार्डन में सबसे पहले यदि अपन इस्टेब्लिश्ड करें ऑर्नामेंटल गार्डन को, तो किस स्टाइल में अपन उनको लगा सकते हैं। तो स्टाइल की यदि अपन बात करें, ऑर्नामेंटल गार्डन डेफिनेशन यदि अपन कह सकते हैं कि किसी भी खाली पड़ी जगह पर, यानी एम्प्टी प्लेस, गार्डनिंग पर्पज फॉर एंटरटेनमेंट, या उसको इस हिसाब से डेकोरेट किया जाए जहां अपन ब्यूटीफुल फ्लावर्स, लॉन, इन सबको इन्वॉल्व करें। इस प्रकार का जो गार्डन होता है उसको अपन ऑर्नामेंटल गार्डन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ऑर्नामेंटल गार्डन में अपन ये कह सकते हैं कि इसकी बनाने की 3 स्टाइल हैं। सबसे पहले अपन बात करें औपचारिक कह सकते हैं, या फॉर्मल गार्डन, ऑर्नामेंटल गार्डन कह सकते हैं। फॉर्मल स्टाइल मीन्स यदि अपन किसी भी गार्डन में जाएं तो उसके 2 पार्ट बने हुए हैं। जैसे बीच में रास्ता है, और इस रास्ते के जो रोड है, मेन रोड है, उसके लेफ्ट और राइट में एक दूसरे का दर्पण, एक दूसरे का ग्लास का काम करते हो कि यहाँ पर जिस प्रकार का लॉन और जिस प्रकार के प्लांट्स लगाए गए हैं वो भी इसी साइड लगाए गए हैं, दोनों तरफ एक जैसी गार्डनिंग हो। अपन किसी भी कॉर्नर पर खड़े होकर के पूरे गार्डन का सुपरविजन कर सकते हैं, एक जगह से अपन को वो दिखाई देगा। इस प्रकार के गार्डन को अपन फॉर्मल स्टाइल का गार्डन के नाम से जानते हैं। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि ताज गार्डन आगरा,
यदि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, यदि आप फोटो वगैरह में देखते हो तो एक जगह खड़े होकर के अपन पूरे गार्डन का सुपरविजन कर सकते हैं। दोनों तरफ एक दूसरे की कॉपी करने वाली गार्डनिंग या प्लांट्स हैं। उसके बाद इनफॉर्मल स्टाइल। इनफॉर्मल स्टाइल का मतलब है अंदर जाने के बाद में मन के अंदर इस प्रकार की जिज्ञासा रहे कि आगे क्या आएगा, आगे यानी जिग जिग एरियाज होगा, उबड़ खाबड़ सड़कें होंगी और बीच में कहीं झरना है, बीच में कहीं कोई और रोक बनाई हुई है। इस प्रकार की जो गार्डनिंग होगी वो होगी इनफॉर्मल स्टाइल। जैसे अपन ये कह सकते हैं कि रॉक गार्डन चंडीगढ़ जो है वो इनफॉर्मल स्टाइल में बना हुआ है। नेक्स्ट यदि अपन बात करें नंबर 3 पर, सेकंड हो गया अपना इनफॉर्मल स्टाइल, और थर्ड पर यदि अपन बात करें फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल मीन्स दोनों को एक साथ मिलाया जाता है, ऑर्नामेंटल और फॉर्मल और इनफॉर्मल को दोनों एक साथ, या फिर कहीं कोई ट्रांसिएंसी नहीं है, इसमें जो मुकुट हैं, द्वार हैं, हेज जो है, हेज मीन्स किसी भी पार्ट को अलग से डिवाइड या अलग से शो करने के लिए उसके चारों तरफ इस प्रकार के प्लांट्स को शोइंग कर देते हैं जो हेज बनाते हो, जो बाड़ बनाते हो। जैसे अपन कह सकते हैं कि मेहंदी है, दुरंटा है, कनेर है, इस प्रकार के प्लांट्स को लगा देते हैं। फ्री स्टाइल के एग्जांपल में अपन ले सकते हैं रामनिवास बाग जयपुर, तो फॉर्मल स्टाइल अपना हुआ ताज गार्डन आगरा, इनफॉर्मल स्टाइल रॉक गार्डन चंडीगढ़, और फ्री स्टाइल रामनिवास बाग जयपुर। अब बच्चों कौन कौन से प्लांट्स नेसेसरी होते हैं? भाई ऑर्नामेंटल गार्डन के अंदर फ्लावर प्लांट्स को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है। इसके साथ साथ लॉन, दूब ग्रास है, बरमुडा ग्रास है, या फिर सूडान ग्रास है, इनको अपन जो भी खाली पड़ी जगह है, जो भी लैंड है जो खाली है, या अपन कह सकते हैं कि जो फर्श वाला भाग है उसको हमेशा लॉन से या हरियाली से ही किया जाता है। लॉन का मतलब होता है ऐसा भाग जहां दूब घास, सूडान ग्रास या फिर बरमुडा ग्रास लगा करके ऊपर के भाग को एकदम से हरा भरा कर दिया, कोई भी लैंड खाली नहीं है। इस प्रकार की जो गार्डनिंग है उसको अपन लॉन के नाम से जानते हैं। उसके बाद है हेज और सेज, बार्ड और कोर्सजा। हेज मीन्स किसी भी पार्ट को अलग से दिखाने के लिए उसके चारों तरफ इस प्रकार के प्लांट्स की शोइंग करते हैं जो एक बाड़ बनाते हैं, एक दीवार बनाते हैं। जिस प्रकार एग्जाम्पल में अपन ले सकते हैं कनेर है, दुरंटा है, मेहंदी है, इस पर ये सारे प्लांट्स हेज बनाते हो। और सेज का मतलब होता है कोर्सजा, इसको हिंदी में बोलते हैं। सेज का मतलब होता है कि 3 प्लांट्स इस प्रकार से लगाना। जैसे मैं ये कहूं कि मान लीजिए इस तरफ व्यक्ति कोई देख करके इसका सुपरविजन करता है, तो अपन 3 प्लांट इस प्रकार से लगाते हैं और तीनों के ऊपर कलर जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग कलर के होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो फ्लावर्स बनने वाले हैं वो व्हाइट कलर के बनने वाले हैं, यहाँ जो फ्लावर्स बनने वाले हैं वो येलो कलर के बनने वाले हैं, और यहाँ जो प्लांट्स बनने वाले हैं वो रेड कलर के बनने वाले हैं। तो यहाँ से सुपरविजन करने वाले व्यक्ति को यूं लगता है कि एक ही प्लांट के ऊपर 3 कलर के फ्लावर्स हैं। ठीक है, एक तो मेथड ये होता है। एक दूसरा होता है कि यदि एकदम से सामने से यदि कोई व्यक्ति देखता है, लंबी अपन को एक दीवार बनानी है इस प्रकार की, तो अपन क्या करते हैं कि प्लांटिंग जो अपनी स्टाइल है वो ये रहेगी। यहाँ रेड वाले फ्लावर्स आ जाएंगे, बीच में येलो वाले फ्लावर्स आ जाएंगे, और फिर व्हाइट फ्लावर्स आएंगे। तो ये जो शेप बनने वाली है इस प्रकार से बनेगी। यहाँ रेड और येलो फ्लावर्स होंगे, या फिर यहाँ व्हाइट फ्लावर्स होंगे। तो इस प्रकार से सामने से देखने पर यूं लगता है कि एक ही प्लांट के ऊपर। अब यहाँ टर्म्स और कंडीशंस ये हैं कि तीनों प्लांट यदि वो श्रब हैं, यदि झाड़ी हैं, तो तीनों झाड़ी वाले होने चाहिए। तीनों का जो फ्लावरिंग टाइम है वो एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं हो कि ये जो रेड फ्लावर्स प्लांट अपने लिया उसमें रेनी सीजन में फ्लावर्स बनते हैं और बीच में येलो जो फ्लावर्स लिया उसमें स्प्रिंग सीजन में बनते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तीनों प्लांट सेम ग्रोथ वाले हों, सेम क्लाइमेट के हों, और तीनों झाड़ियां हैं तो तीनों झाड़ियां हों, और फ्लोरिंग टाइम सेम होना चाहिए, वो सबसे ज्यादा नेसेसरी है।
अब ये तो अपने एक बार इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ लिया कि फ्लावर्स प्लांटिंग नेसेसरी क्यों है। अब अपन पढ़ने वाले हैं कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स प्लांट। तो फ्लावर्स प्लांट में सबसे पहले फ्लावर प्लांट में सबसे पहले अपन लेने वाले हैं देखते हैं आप डायग्राम देख करके पहचान लोगे क्या इसको कि कौन सा फ्लावर हो सकता है। देखा है ऐसा फ्लावर कोई? और रोज, the botanical name of rose is Rosa indica. The botanical name of rose is Rosa indica and belong from Rosaceae family. And native place of this crop is India. And second name, king of flowers. A rose, now king of flowers. The botanical name of this crop, या botanical name of rose is Rosa indica, belong from Rosaceae family and native place India. अब दो चीजें बच्चों अपन को ध्यान से सुननी होंगी, एक रोजरी और एक रोजेरियन। रोजरी और रोजेरियन। रोजरी मीन्स एरिया ऑफ रोज कल्टीवेशन या लैंड ऑफ रोज कल्टीवेशन। जिस प्रकार की क्यारी के अंदर रोज की कल्टीवेशन की गई है उसको अपन रोजरी के नाम से जानते हैं, और वह किसान जो इस प्रकार की खेती करता है उसको रोजेरियन के नाम से जानते हैं। तो रोजरी और रोजेरियन क्लियर रखना। नेक्स्ट यदि अपन बात करें इंपोर्टेंस ऑफ रोज। इंपोर्टेंस ऑफ रोज मेकिंग परफ्यूम। नूरजहां, नूरजहां को माना कहा जाता है कि नूरजहां ने सबसे पहले इसके इत्र का उपयोग किया था, इसके सेंट का उपयोग किया था, परफ्यूम का यूज किया था, तो इनको डिस्कवर भी उन्हीं को माना जाता है, नूरजहां को ही। नेक्स्ट यदि अपन बात करें कि मेकिंग ऑफ गुलकंद, मेकिंग ऑफ गुलाब और रोज वाटर और फ्लावर्स बिग सोर्स ऑफ विटामिन सी। यदि इसकी कच्चे गुलाब की फूल की पंखुड़ियों को खाया जाता है विटामिन सी पूरा होता है, विटामिन सी की पूर्ति होती है। इसके फूल से गुलकंद बनाया जाता है, परफ्यूम बनाया जाता है और गुलाब जल बनाया जाता है, रोज वाटर बनाया जाता है। नेक्स्ट, दिस इज ए नॉट ओनली फेमस फॉर ब्यूटनेंस बिकॉज बट फेमस फॉर कॉमर्शियल यूजनेंस और सुगंध। ये अपनी केवल सुंदरता के लिए फेमस नहीं है
ये अच्छी सुगंध के लिए, और कॉमर्शियली जैसे अभी अपन ने पढ़ा कि गुलकंद, गुलाब जल और परफ्यूम है वो बनाने के काम में लेते हैं, इसलिए अपनी सुंदरता के लिए फेमस नहीं, इसका व्यावसायिक उपयोग भी होता है, कॉमर्शियल स्केल पर भी यूजफुल है, इसके साथ साथ खुशबू के लिए भी है। और इसको यूं माना जाता है कि कंसर्ट सिंबल ऑफ लव, प्रेम का प्रतीक या सिंबल ऑफ लव। हर एक जो फूल होता है, जो फ्लावर्स होता है, उसको अपनी संस्कृति, भारतीय धर्म के अनुसार, और हर एक फूल को, जैसे अपन बात करें कि वाइट जो फ्लावर्स होते हैं वो शांति के प्रतीक माने गए हैं, और गुलाब का जो फूल है वो सिंबल ऑफ लव माना गया है, प्रेम का प्रतीक माना गया है। और बहुत सारे देवी देवताओं से धार्मिक इंपॉर्टेंस भी, धार्मिक महत्व भी इनका है, कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है फ्लावर्स की, यदि अपन बात करें तो। यहाँ तक अपना एक बार आप फिर से सुन सकते हो। अपन पढ़ने वाले हैं रोज, द साइंटिफिक नेम ऑफ रोज इज रोजा इंडिका, belong from Rosaceae family, native place of rose is India, and rosary and rosarian, good source of vitamin C, flowers, rose flowers good source of vitamin C, and also useful for making gulkand, perfume and rose water, and king of flowers। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन पढ़ने वाले क्लाइमेट ऑफ रोज, सोइल रिक्वायरमेंट ऑफ रोज, वेराइटीज ऑफ रोज एंड डिजीज, इंसेक्ट, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर सारे। धन्यवाद।